उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन हैं? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर शर्मा। मित्रों याद रखिएगा कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण भी एक गद्य रचना है और इसके लेखक दामोदर शर्मा है। अगला प्रश्न, यानी आज की कक्षा में जो रचनाएं हम पढ़ेंगे ये केवल गद्य साहित्य से संबंधित है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? यानी मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ज्योतिश्वर ठाकुर। मित्रों याद रखिएगा कि जो वर्ण रत्नाकर रचना है ये व्याकरण संबंधी रचना है और वर्ण रत्नाकर को मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी रचना को मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है, तो फिर इसका सही उत्तर होगा वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा में रचित गद्य की प्रमुख भक्तिकालीन रचनाएं कौन कौन से हैं? यानी ब्रज भाषा में रचित गद्य की प्रमुख भक्तिकालीन रचनाएं कौन कौन सी है? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी ये जो रचनाएं मैंने नीचे लिखी है ये सारी की सारी रचनाएं ब्रज भाषा में होने के साथ साथ ये गद्य की रचनाएं भी है। तो सबसे पहले रचना की बात करें तो श्रृंगार रस मंडल। मित्रों ये श्रृंगार शब्द ये टाइपिंग की वजह से थोड़ा मिस्टेक हो रहा है इसमें, तो श्रृंगार जो शब्द होगा ये शुद्ध रूप से ये जो रेव लगा है ना यहाँ पर ये रे नहीं आएगा यहाँ, यानी सीधा लिखा जाएगा श्रृंगार। तो आप शुद्ध रूप से भी याद रखिएगा कि श्रृंगार शब्द शुद्ध कैसे लिखा जाता है। तो श्रृंगार रस मंडन, ये मंडन की रचना गोस्वामी विठल नाथ ने की थी। यानी श्रृंगार रस मंडन की रचना गोस्वामी विठल नाथ ने की। सिद्धांत विचार की बात करें तो यह ध्रुवदास की रचना है और अष्टयाम की रचना नाभादास ने की थी और ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। और परमार्थ वचनिका जो गद्य रचना है ब्रजभाषा की, इसके रचयिता बनारसी दास जैन हैं। तो इन चारों रचनाओं को याद रखिएगा कि ये ब्रजभाषा में रचित गद्य की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप कहाँ से मिलता है? खड़ी बोली गद्य का जो प्रारंभिक रूप है वह कहाँ से मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी भारत से। मित्रों याद रखिएगा कि दक्षिणी भारत में मुल्ला वजही ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में गद्य की रचना की थी, इसलिए खड़ी बोली में दक्षिणी प्रारंभिक रूप की बात कर ली जाए तो दक्षिणी भारत में इसका उद्भव हुआ और वहाँ के जो लेखक थे मुल्ला वजही, उन्होंने खड़ी बोली में सर्वप्रथम गद्य में रचना की थी। अब बात करें अगले प्रश्न की, उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद छंद वर्णन की महिमा। मित्रों याद रखिएगा कि अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा 1570 में एक रचना लिखी गई जो खड़ी बोली में गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है और उस रचना का नाम है चंद छंद वर्णन की महिमा, जो उत्तर भारत की प्रथम खड़ी बोली की रचना मानी जाती है। और अगर पूर्वी भाग की बात करें कि खड़ी बोली के गद्य से पूर्वी या पूर्व हिंदी में ब्रजभाषा में गद्य का अव्यवस्थित रूप मिलता है। यानी पूर्वी हिंदी की बात करें तो इसमें गद्य का कोई उल्लेख नहीं मिलता और उल्लेख मिलता भी तो वो अव्यवस्थित है। अगला प्रश्न, दक्षिणी गद्य की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? दक्षिणी गद्य की प्रमुख रचनाएं यानी प्रमाणिक जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मेराजुल। और मित्रों इसके रचयिता, रचना का नाम है मेराजुल और इसके रचयिता की बात करें तो गेसु दराज। यानी मेराजुल जो गद्य की रचना है दक्षिणी गद्य की, इसके रचयिता गेसु दराज हैं। और फिर अगली रचना की बात करें तो कलमीतुल हकायक, ये जो गद्य की रचना है इसके रचयिता की बात करें तो बुरहानुद्दीन जानम
इसके रचयिता है। अगला प्रश्न, राजस्थानी गद्य रचनाओं में अचल दास खींचीरी वचनिका का लेखक कौन है? यानी राजस्थानी गद्य रचनाओं में अचल दास खींचीरी वचनिका के लेखक कौन है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा शिवदास चारण। यानी राजस्थानी गद्य रचनाओं की अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थानी में गद्य प्राप्त गद्य रचना कौन सी है, तो अचल दास खींचीरी वचनिका, और इसके लेखक शिवदास चारण। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रमाणित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? प्रमाणित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा भाषा योग वशिष्ठ। और मित्रों, इसकी रचना 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा की गई। यानी भाषा योग वशिष्ठ जो रचना है, ये प्रमाणित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। 1741 में इसका रचना काल है। और इसके रचयिता की बात करें तो राम प्रसाद निरंजनी इसके रचयिता है। अगला प्रश्न, आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। और मित्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो युग, यानी भारतेंदु युग और इसके जो प्रमुख कवि हैं, कवि लेखक हैं, इनका वर्णन भी, यानी इनसे संबंधित जो क्लासें हैं मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, और प्ले लिस्ट भी बनी हुई है। तो आप वहां जाकर के भारतेंदु युग का विस्तार से अध्ययन कर सकते हो, और इससे जुड़े हुए जितने भी लेखक हैं उनका भी मैंने वहां पर जीवन परिचय दिया है। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी गद्य का पूरा आभास 19वीं सदी के किन दो लेखकों से प्राप्त होता है? यानी आधुनिक हिंदी गद्य का पूरा आभास 19वीं सदी के वे कौन से दो लेखक हैं जिनसे खड़ी बोली का पूरा आभास प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंशी सदा सुखलाल व सदल मिश्र। मित्रों, मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र, इनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं वो खड़ी बोली की, यानी आधुनिक जो हिंदी है उसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, और इनकी रचनाओं से ही खड़ी बोली का या हिंदी गद्य का पूरा आभास प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, राजस्थानी का कौन सा साहित्य हिंदी गद्य के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थानी का कौन सा साहित्य हिंदी गद्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा वात साहित्य। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के खड़ी बोली गद्य लेखन में किस कॉलेज का महत्वपूर्ण योगदान रहा? यानी 19वीं सदी के खड़ी बोली गद्य के लेखन में किस कॉलेज का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो इसका सही उत्तर होगा फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना 1810 ईस्वी मानी जाती है। अगला प्रश्न, विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन किसने किया है? विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी गद्य का समर्थन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न, पद्म पुराण रचना के रचयिता कौन है? यानी पद्म पुराण भाषानुवाद रचना के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा पंडित दौलत राम। अगला प्रश्न, गोस्वामी गोकुल नाथ द्वारा ब्रजभाषा गद्य में रचित पुस्तक कौन कौन सी है? यानी गोस्वामी गोकुल नाथ द्वारा ब्रजभाषा गद्य में रचित पुस्तकें कौन कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा 84 वैष्णवन की वार्ता, और दूसरी रचना है 252 वैष्णवन की वार्ता। अगला प्रश्न, गद्य रचना
सूरदास की वार्ता के रचयिता कौन है? गद्य रचना सूरदास की वार्ता के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा हरि राय। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के प्रारंभ में खड़ी बोली गद्य के 4 लेखक कौन कौन से माने गए हैं? 19वीं सदी के प्रारंभ में खड़ी बोली गद्य के 4 लेखक कौन कौन से माने गए हैं, या फिर खड़ी बोली को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 लेखक या लेखक चतुष्टय कौन माने गए हैं? तो मित्रों, मुंशी पहले लेखक की बात करें तो मुंशी सदा सुखलाल, दूसरे ईसा अल्लाह खां, तीसरे लेखक लल्लू लाल और चौथे हैं सदल मिश्र। मित्रों, इन चारों लेखकों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि इनसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा लेखक हिंदी खड़ी बोली गद्य को आगे बढ़ाने वालों में शामिल नहीं है। तो इन चारों को याद रखिएगा, मुंशी सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। अगला प्रश्न, सदा सुखलाल की खड़ी बोली गद्य की रचना कौन सी है? सदा सुखलाल की खड़ी बोली गद्य की रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा सुख सागर। अगला प्रश्न, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद किस भाषा का समर्थन किया? यानी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किस भाषा का समर्थन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंद अरबी और फारसी शब्दावली बहुल हिंदुस्तानी का। यानी इन्होंने हिंद अरबी और फारसी शब्दावली से युक्त जो हिंदुस्तानी भाषा यानी उर्दू भाषा है उसका समर्थन किया है। अगला प्रश्न, सदल मिश्र की खड़ी बोली गद्य की रचनाएं कौन कौन सी है? सदल मिश्र की खड़ी बोली गद्य की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा नासिकेतोपाख्यान और रामचरित्र। मित्रों, इन दोनों रचनाओं को आप याद रखिएगा, क्योंकि इनका सीधा लेखक का नाम भी पूछ लिया जाता है कि नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो सदल मिश्र। अगला प्रश्न, उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ईसा अल्लाह खां। मित्रों, याद रखिएगा कि जो उदयभान चरित है इसी का दूसरा नाम रानी केतकी की कहानी है। हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध कौन सा माना जाता है? हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा राजा भोज का सपना। और मित्रों, याद रखिएगा कि राजा भोज का सपना निबंध के लेखक शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील किसे कहा है? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील किसे कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट को। और मित्रों, याद रखिएगा कि आचार्य शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है। यानी आप इन दोनों को याद रखिएगा कि हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट और हिंदी का एडिशन अगर पूछा जाए तो प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट ने निबंध हिंदी प्रदीप पत्रिका में किस शैली में लिखे हैं? यानी देखो, यहाँ से 2 प्रश्न बन गए कि बालकृष्ण भट्ट के निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? तो हिंदी प्रदीप में। और मित्रों, अगर ये प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि बालकृष्ण भट्ट के निबंध किस शैली में लिखे थे? तो इसका सही उत्तर होगा व्याख्यात्मक एवं विचारात्मक शैली में। अगला प्रश्न, हिंदी का यानी द्विवेदी युग का सर्वाधिक प्रगतिशील निबंधकार कौन माना जाता है? द्विवेदी युग का सर्वाधिक प्रगतिशील निबंधकार कौन माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न, किसके निबंध ज्ञान के संचित कोश माने जाते हैं? यानी किस रचनाकार के या किस निबंधकार के निबंध ज्ञान के संचित कोश माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का जो संग्रह है वो पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा विचार वीथी नाम से 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के निबंध किस शैली के माने जाते हैं? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध किस शैली के माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा भावात्मक शैली। अगला प्रश्न, प्रमुख ललित निबंधकार कौन माने जाते हैं? प्रमुख ललित निबंधकार कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ रॉय और विद्यानिवास मिश्र। यानी ये चारों के चारों प्रमुख, वैसे और भी निबंधकार है लेकिन अगर प्रमुखों की बात कर ली जाएगी तो ये चारों निबंध प्रमुख ललित निबंधकार माने जाते हैं। और मित्रों अब हम बात करें कि ललित निबंध किसे कहते हैं, कि ऐसे निबंध जो कि रमणीय हो, जिनमें विदग्धता एवं रस प्रवणता दिखाई देती हो, उन्हें हम ललित निबंध कहते हैं। अगला प्रश्न, किस लेखक के निबंध भारत के सांस्कृतिक इतिहास की पुनर्रचना करते हैं? किस लेखक के निबंध भारत के सांस्कृतिक इतिहास की पुनर्रचना करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, किस लेखक के निबंध की अपेक्षा लेख अधिक हैं? यानी किस लेखक के निबंध की अपेक्षा लेख अधिक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, किसे भाषा का जादूगर कहा जाता है? यानी किसे भाषा का जादूगर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव पूजन सहाय को। और मित्रों आप सभी के लिए एक प्रश्न कि किसे कलम का जादूगर कहा जाता है? यानी कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। बात करें आज के अगले प्रश्न की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय व्यक्तिपरक निबंध किस उपनाम से लिखते थे? यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखे गए जो व्यक्तिगत निबंध हैं, व्यक्तिपरक जो निबंध हैं, वो उन्होंने किस नाम से लिखे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कुटी चातन। और मित्रों आपसे एक प्रश्न कि कुटी चातन उपनाम से अज्ञेय के द्वारा लिखे गए निबंध किस नाम से प्रकाशित हुए थे? यानी वो निबंध किस नाम से प्रकाशित हुए? इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राम वृक्ष बेनीपुरी का निबंध गेहूं और गुलाब में गेहूं तथा गुलाब किसके प्रतीक हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी का निबंध गेहूं और गुलाब में गेहूं और गुलाब किसके प्रतीक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गेहूं भूख का प्रतीक है, तो गुलाब कला एवं संस्कृति का प्रतीक है। अगला प्रश्न, हास्य, मित्रों ये हाथ लिख गया है, ये हास्य है। हास्य व्यंग्य निबंध लेखन में सबसे पहले व्यक्ति कौन माने जाते हैं? यानी हास्य व्यंग्य निबंध में पहले व्यक्ति कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बेढाव बनारसी। अगला प्रश्न, हिंदी निबंध का जनक किसे माना जाता है? हिंदी निबंध का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग के सर्वोत्कृष्ट निबंधकार कौन माने जाते हैं? भारतेंदु युग के सर्वोत्कृष्ट निबंधकार कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, हिंदी का मोंटेन किसे कहा जाता है? हिंदी का मोंटेन किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। और मित्रों बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं। अगला प्रश्न,
पंडित बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा माना जाता है? पंडित बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कलिराज की सभा। अगला प्रश्न, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित शिव शंभू के चिट्ठे निबंध में किस पर व्यंग्य किया गया है? यानी बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित शिव शंभू के चिट्ठे निबंध में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन और उनकी नौकरशाही पर। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य नामक प्रथम निबंध कब प्रकाशित हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य नामक प्रथम निबंध कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार वीथी का बाद में किस नाम से प्रकाशन हुआ? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह 1930 में विचार विथि नाम से प्रकाशित हुए थे, लेकिन जो विचार विथि निबंधों का संग्रह है ये बाद में किस नाम से प्रकाशित हुए? तो इसका सही उत्तर होगा चिंतामणि भाग 1 और 2। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंधों का संग्रह है वो 2 भागों में प्रकाशित हुए कि चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2। अगला प्रश्न, किसे भाषा और शैली की दृष्टि से कलात्मक निबंध का जन्मदाता माना जाता है? किसे भाषा और शैली की दृष्टि से कलात्मक निबंध का जन्मदाता माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। अगला प्रश्न, हिंदी में निबंध सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? हिंदी में निबंध सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और मित्रों, आप सभी के लिए एक प्रश्न कि हिंदी में एकांकी सम्राट किसे माना जाता है? यानी हिंदी में एकांकी का जनक या एकांकी सम्राट किसे माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी यानी निबंध के क्षेत्र में सर्वाधिक ख्याति किसे प्राप्त हुई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद निबंध के क्षेत्र में सर्वाधिक ख्याति किसे प्राप्त हुई? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी को। अगला प्रश्न, निबंध खरगोश के सींग के रचनाकार कौन है? निबंध खरगोश के सींग के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रभाकर माचवे। अगला प्रश्न, हिंदी के हास्य व्यंग्यात्मक निबंधकारों में सर्वश्रेष्ठ कौन माने जाते हैं? हिंदी के हास्य व्यंग्यात्मक निबंधकारों में सर्वश्रेष्ठ कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किनके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किनके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को। अगला प्रश्न, कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाव निबंधों के रचनाकार कौन है? कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाव निबंधों के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न, श्रृंखला की कड़ियां यानी श्रृंखला की कड़ियां जो समस्या मूलक निबंधों का एक संग्रह है, निबंध किसका है? यानी श्रृंखला की कड़ियां निबंध संग्रह किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, विजय देव नारायण शाही का प्रथम निबंध कौन सा है? विजय देव नारायण शाही का प्रथम निबंध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। यानी विजय देव नारायण शाही का प्रथम निबंध लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस है। और मित्रों, अब हम चर्चा करें आज की कक्षा के अंतिम प्रश्न की।
ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा धर्मवीर भारती। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय बी.एन. सर चैनल पर, यानी अपनी पाठशाला बाय बी.एन. सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और इस श्रृंखला में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।